शालिनी ने जैसे ही करण को थप्पड़ मारा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अपनी मम्मा की ओर देखने की। शालिनी ने गुस्से में पूछा, तुझे कुछ अंदाजा भी है करण कि तूने आज किया क्या है? आज तूने तेरी माँ को उस लड़की के सामने नजरें उठाने लायक नहीं छोड़ा। आज तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया है इस बात के लिए कि तू मेरा बेटा है। ये सब सुनकर करण वहां से जाने लगा, लेकिन तभी शालिनी ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ ली। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है करण, अभी तुझे अपनी माँ के सवालों के जवाब देने होंगे। करण बिना कुछ कहे उनकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। शालिनी ने गुस्से में पूछा, नंदिनी ने तेरे साथ जो कुछ भी किया करण, उन सब में मधु का क्या दोष है जो तू उसे सजा दे रहा है? और किस बात की सजा दे रहा है? क्या मधु ने तुझसे कहा था कि रिद्धिमा से सगाई करिए, या उसने तुझसे आकर ये कहा कि मेरी मदद करो? करण ने उनके सवालों के कोई जवाब नहीं दिए। तभी राधिका वहां आकर बोली, आप दोनों यहाँ हैं और सब आपको वहां ढूंढ रहे हैं। अंगूठी मिल गई है, चलिए। करण तेजी से वहां से चला गया। चलिए चाची, राधिका शालिनी की बांह छूकर बोली। शालिनी ने अपने गुस्से पर काबू किया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसके साथ चल दी। बाकी सब लोग भी फिर से सगाई की जगह पर आने लगे। शालिनी और करण को आते देख ममता बोली, ये लो करण भी आ गया, अब सगाई की रस्म फिर से शुरू करते हैं। शालिनी पास खड़े करण को गुस्से में घूरने लगी, पर करण ने उनकी ओर नहीं देखा और रिद्धिमा के पास जाकर बैठ गया, पर वो सिर्फ मधु के बारे में सोच रहा था। तभी ममता मुस्कुराते हुए फिर से बोली, वैसे करण, तुम्हें हमारे घर के सर्वेंट को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाथ से अंगूठी ऐसी जगह गिरी थी जहां से उसे ढूंढ कर लाना मुश्किल था, पर इन्होंने उसे कारपेट के नीचे से ढूंढ निकाला, है ना कमाल की बात? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रिद्धिमा ने उसकी बांह को छूकर पूछा, करण क्या हुआ, कहाँ खो गए? करण ने तुरंत जवाब दिया, कहीं नहीं रिद्धिमा, सगाई की अधूरी रस्म को पूरा करते हैं। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, पर पास ही खड़ी मीरा की नजरें मधु को तलाश रही थी। करण ने ममता के हाथ से अंगूठी ली और रिद्धिमा को पहना दी। सब लोग तालियां बजाने लगे और दोनों को बधाइयां देने लगे। सगाई की रस्म होते ही मीरा मधु को तलाशने लगी, पर उसे मधु कहीं नजर नहीं आई। सारे मेहमान भी खाना खाने में लग गए थे। शालिनी मुस्कुराते हुए मेहमानों से बात तो कर रही थी, पर उसकी नजरें भी मधु को ही ढूंढ रही थी। ये मधु को आज हुआ क्या है, पता नहीं बार बार कहाँ गुम हो जाती है। जब सगाई हो रही थी तब तो मेरे साथ ही थी, थोड़ी सी देर में ना जाने कहाँ चली गई, मीरा मन ही मन बोली और मधु को ढूंढने लगी। वो आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाए, एक काम करती हूँ, अंदर जाकर देखती हूँ, शायद दादी माँ ने किसी काम से अंदर भेजा हो उसे। इतना कहकर वो घर के अंदर जाने लगी। तभी रोहित ने उसे रोककर पूछा, मीरा मधु कहीं नजर नहीं आ रही है? वही तो, मैं भी बहुत देर से उसे ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है, मीरा इधर उधर देखते हुए बोली। रोहित ने भी अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई और बोला, यही कहीं होगी, चलो देखते हैं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मधु मिल जाए तो साथ में डिनर करते हैं। दूसरी ओर करण लॉन में लगे झूले के पास अकेला खड़ा हुआ था। शालिनी ने उसे अकेले देखा तो उसके पास जाने लगी, पर वो कुछ कदम ही चली थी कि तभी मधु ने उसे आवाज लगाई, आंटी। मधु की आवाज सुनकर उसने तुरंत पलटकर देखा तो मधु अपना वही सूट पहने खड़ी थी जो उसने साड़ी पहनने से पहले पहना था। उसके हाथ में शालिनी की दी हुई साड़ी और झुमके थे। मधु उनके पास आई, आंटी, ये आपकी अमानत, वो साड़ी और झुमके शालिनी की ओर बढ़ाते हुए बोली। शालिनी ने उसके हाथ से साड़ी और झुमके लिए और वहीं एक टेबल पर रखकर बोली, मधु, मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया है वो बहुत गलत था, उसकी ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो मधु के सामने हाथ जोड़ने लगी। उसने तुरंत उनकी हथेली पकड़ ली। प्लीज आंटी, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करिए, प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए लौटा रही हूँ क्योंकि मैं खुद को इनके लायक नहीं समझती। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और वही रहना चाहती हूँ। इन्हें पहनकर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी आंटी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मैं नहीं बल्कि कोई और हूँ। शायद यही वजह है कि करण साहब का नजरिया मेरे लिए पल भर में बदल गया, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ वो हूँ और हमेशा वही रहना चाहती हूँ। किसी की गलत सोच की वजह से मेरा चरित्र मैला नहीं हो जाता। आपने मेरे बारे में इतना सोचा आंटी, उसके लिए थैंक यू, पर अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर कुछ कदम चलने के बाद उसके कदम अचानक रुक गए
और वो पलटकर शालिनी के पास आई। उसने अपने बैग से उसका दिया हुआ चांदी का सिक्का निकाला और शालिनी की हथेली पकड़कर वो सिक्का उस पर रखते हुए बोली, आंटी ये आपने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था, पर आप अगर इसकी जगह बस मेरे सिर पर प्यार से अपना हाथ रख देगी तो मेरे लिए वही दुनिया का सबसे कीमती आशीर्वाद होगा, इसलिए प्लीज इसे रख लीजिए। उसकी बातें सुनकर शालिनी की आंखें भर आई और उसने बहुत प्यार से मधु के सिर पर हाथ फेरा तो मधु मुस्कुराते हुए फिर से बोली, चलती हूँ आंटी। उसने झुककर उसके पैर छुए और फिर वहां से जाने लगी, पर तभी उसे सामने करण खड़ा नजर आया। उसे देखते ही मधु ने अपनी नजरें झुका ली और बिना उसकी ओर देखे चुपचाप उसकी बगल से निकलकर चली गई। उसके जाते ही शालिनी ने टेबल पर रखी साड़ी और झुमके उठाए और करण के पास आई। उसने उसकी हथेली पकड़ी और सामान उसकी हथेली पर रखते हुए बोली, ये ले तेरा महंगा और कीमती सामान। लौटा कर चली गई है वो हमेशा के लिए, अब तो तुझे सुकून की नींद आएगी ना। करण ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। शालिनी गुस्से में फिर से बोली, करण तूने जो कुछ भी आज मधु से कहा है ना, वो सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि तू खुद सच का सामना नहीं कर पा रहा है। वो सच जो तेरी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कि तू नंदिनी के जाने के बाद जिन एहसासों से भागने लगा था, वही एहसास एक बार फिर तेरे दिल में मधु के लिए पनपने लगे हैं। और तुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं तू मधु के सामने पिघल ना जाए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मेरे दिल में उस लड़की के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, करण गुस्से में बोला। शालिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, करण पहले इस बात का यकीन तू खुद को दिला दे कि तेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, फिर मुझे यकीन दिलाना, क्योंकि इस वक्त तो ये बात कहते हुए तू मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। शायद खुद को यकीन दिलाने के बाद मुझसे नजरें मिलाकर जब तू मुझसे ये बात कहे तो मुझे भी यकीन हो जाए। ये सुनते ही करण अपनी मम्मा की ओर देखने लगा तो शालिनी फिर से बोली, मधु तो बिना कुछ खाए चली गई यहाँ से। चल हम चलकर खाना खाते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए मम्मा, मैं आता हूँ। करण के इतना कहते ही शालिनी वहां से चली गई। करण कुछ देर वही खड़ा साड़ी, झुमके और चांदी का सिक्का देखता रहा। वो सब देखते ही उसे फिर से मधु नजर आने लगी। उसे उसके साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे थे। वो गुस्से में अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और सारा सामान गाड़ी में रखकर जैसे ही पलटा तो उसकी नजर मधु पर पड़ी, जो डेकोरेशन के लिए लगाए गए पिल्ले को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोते देख करण को अच्छा नहीं लगा। वो उसके पास जाने लगा, पर फिर अचानक उसने अपने कदम रोक लिए और वो मधु की ओर पीठ करके खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। तभी मीरा मधु को ढूंढते हुए वहां आ गई। मधु को रोते देख वो उसके पास दौड़ी और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ मधु, तू ऐसे क्यों रो रही है? उसकी आवाज सुनते ही मधु उसके गले लगकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख मीरा बहुत परेशान हो गई, पर मीरा की आवाज सुनकर करण बिना मधु की ओर देखे वहां से चला गया। पर मीरा ने उसे जाते देख लिया। वो मधु को संभालते हुए मन ही मन बोली, ये यहाँ क्या कर रहा था? कहीं फिर से इन दोनों के बीच फिर से तकरार तो नहीं हुई? उसने मधु के आंसू पोंछे और बोली, क्या हुआ मधु, तू रो क्यों रही है? कुछ तो बोल। कुछ नहीं, बस मुझे घर जाना है मीरा। उसे ऐसे रोते देखकर मीरा तुरंत बोली, हाँ चल, वैसे भी तुझे फीवर है, घर चलकर आराम करना। उसने मधु को गाड़ी में बैठाया और वहां से ले गई। जैसे ही उसकी गाड़ी बंगले के मेन गेट से बाहर निकली, ऋषभ वहां आ गया। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आया, उसकी नजर करण पर पड़ी। कांग्रेचुलेशंस करण, ऋषभ उसकी ओर देखकर बोला। ऋषभ की आवाज सुनते ही करण के साथ साथ बाकी सबने भी उसकी ओर देखा। उसे देखकर ज्यादातर लोगों के चेहरों के रंग ही उड़ गए। वो फोन घूमते हुए करण और रिद्धिमा के करीब आया। उसे देखकर रिद्धिमा ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, पर करण ने उसकी दी बधाई का जवाब दिया, थैंक्स ऋषभ। उसके थैंक्स कहते ही ऋषभ के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वो रिद्धिमा की ओर देखकर बोला, लगता है तुम्हारी होने वाली बीवी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसलिए तो उसने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया। रिद्धिमा ने तुरंत उसकी ओर देखा और गुस्से में बोली, बिना बुलाए मेहमानों से बात करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। वैसे बिना बुलाए यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ। ऋषभ वही सामने रखी एक कुर्सी पर बैठा और बोला, जरूर जान सकती हो, आफ्टर ऑल अब हम एक फैमिली के जो होने जा रहे हैं। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझसे गलत सवाल किया है? उसका सवाल सुनकर करण और रिद्धिमा दोनों ही ऋषभ को घूरने लगे। ऋषभ फिर से बोला, मेरे छोटे भाई की सगाई है, यहाँ आना मेरा हक है,
तो फिर मुझे इनविटेशन की क्या जरूरत है। रिद्धिमा ने उसे घूरा और गुस्से में वहां से चली गई। ऋषभ की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया। जैसे ही वेटर उसके पास आया, उसने ट्रे से एक शराब का ग्लास उठाया और उसे पीते हुए बोला, वैसे करण, मुझे लगा था कि तुम नंदिनी से बहुत प्यार करते हो और उसकी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दोगे, पर तुमने तो रिद्धिमा से सगाई करके मेरा दिल ही तोड़ दिया। करण ने गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठी बांध ली और बिना कोई जवाब दिए वहां से जाने लगा। तुम्हें टूटा हुआ, बिखरा हुआ देखकर दिल को बहुत सुकून मिलता था करण, पर तुमसे तो मेरी खुशी देखी नहीं जाती है ना। करण के कदम रुक गए और उसने पलटकर ऋषभ की ओर देखा। आज मुझे मत छेड़ो ऋषभ, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, इसलिए आज मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मुझे छेड़ो और फिर से मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। ऋषभ ने शराब का एक घूंट पिया और उठकर करण के पास आकर बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पर अपना कंट्रोल खो दो और कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाओ। करण गुस्से में उससे कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी रोहित ने आकर उसे पकड़ लिया। करण प्लीज, तू और मैं दोनों जानते हैं कि ये यहाँ क्यों आया है, इसलिए इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से, चलकर खाना खाते हैं। रोहित करण को पकड़कर वहां से ले गया। ऋषभ शराब पीकर मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रहा था। तभी शांति वहां आकर आहिस्ता से बोली, प्लीज ऋषभ, आज यहाँ ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए, वरना तुम्हें खुराना कंस्ट्रक्शन की कुर्सी पर बैठे देखने का हमारा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। ऋषभ ने शराब का ग्लास खत्म किया और वहां से जा रहे वेटर की ट्रे से दूसरा ग्लास उठाकर बोला, डोंट वरी मोम, इस बार आप मुझे खुराना कंस्ट्रक्शन का एमडी बनते जरूर देखेगी। शांति ने करण और रिद्धिमा की ओर देखा और बोली, ऋषभ, अगर ये शादी हो गई तो व्यास एम्पायर भी करण का हो जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करण और नंदिनी की शादी तो हमने बड़ी आसानी से रोक दी थी, पर रिद्धिमा नंदिनी की तरह बिल्कुल नहीं है। खुराना खानदान की बहू बनने का सपना लेकर ये बड़ी हुई है, इसलिए ये सपना कभी टूटने नहीं देगी और ये शादी जरूर करेगी। जानता हूँ मोम की रिद्धिमा ये शादी जरूर करेगी, पर आप टेंशन मत लीजिए। ये भी नंदिनी की तरह करण की दुल्हन जरूर बनेगी, पर नंदिनी की तरह ये भी करण की पत्नी नहीं बन पाएगी, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा प्लान फेल नहीं होगा। ऋषभ ने इतना कहकर अपना ग्लास खत्म किया और वहां से चला गया। उसके जाते ही शांति मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं ये लड़का करण की शादी रोकने के लिए वो सब ना करे जो इसने पिछली बार किया था। शांति परेशान होकर सोच में पड़ गई। दूसरी ओर रोहित करण को एक तरफ लेकर आया और बोला, करण प्लीज, सिर्फ आज के लिए तू ऋषभ से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। यहाँ मीडिया वाले मौजूद है, बेवजह तमाशा हो जाएगा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और बार काउंटर से शराब का ग्लास उठाकर पीने लगा। ये देखकर रोहित फिर से बोला, मैं मीरा, मधु और रिद्धिमा को लेकर आता हूँ, सब साथ खाना खाएंगे। मधु का नाम सुनते ही करण का शराब का ग्लास उसके होठों पर ही आकर रुक गया, पर रोहित वहां से चला गया। उसके जाते ही करण ने अपना ग्लास एक सांस में ही खत्म कर दिया। शालिनी सबके साथ खड़ी बातें कर रही थी, तभी ऋषभ ने आकर उसके पैर छुए और बोला, प्रणाम चाची। उसे देखकर शालिनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ऋषभ ने उसे अपने गले लगाकर पूछा, कैसी है आप चाची? मैं ठीक हूँ ऋषभ, मैंने तुझे कितने कॉल किए बेटा, पर तूने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तेरी, शालिनी परेशान होकर बोली। ऋषभ ने उनके पास खड़ी राधिका और पूजा की ओर देखा और बोला, आई एम सॉरी चाची, पर अगर मैं आपको बता देता कि मैं शिमला में हूँ तो आप मुझे वापस आने को कहती और मुझे आपकी बात माननी पड़ जाती। शालिनी ये सुनकर मुस्कुरा दी और ऋषभ के गाल को छूकर बोली, हाँ जरूर बुला लेती, क्योंकि तुम दोनों जब भी आमने सामने होते हो तो सिर्फ झगड़ते हो और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे आपस में मिलकर रहे, भाई बनकर रहे और कभी एक दूसरे से ना झगड़े। ऋषभ ने शालिनी का हाथ अपने गाल से हटाया और बोला, आई एम सॉरी चाची, पर ये कभी नहीं हो सकता। मेरे और करण के बीच नफरत की दीवार बचपन में ही खड़ी हो गई थी और अब मेरे जीते जी तो ये दीवार कभी नहीं गिरेगी। पर एक सच ये भी है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके एक इशारे पर कुछ भी कर सकता हूँ, पर करण को अपना भाई कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही पूजा शालिनी के पास आकर बोली, ऋषभ को समझाने का कोई फायदा नहीं है भाभी, करण तो फिर भी सब कुछ भूलकर इसे अपना भाई मान भी ले, पर ये उसे अपना कभी नहीं मानेगा। नहीं पूजा, यहाँ तुम गलत हो।
मैं करण और ऋषभ दोनों को अच्छे से जानती हूँ, मेरे इन हाथों में बड़े हुए हैं दोनों। ऋषभ पूरी तरह गलत नहीं है, उसने भी खुराना कंस्ट्रक्शन को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी बोर्ड ने करण को खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी की कुर्सी पर बैठा दिया, इसलिए ऋषभ का गुस्सा लाजमी था। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। शालिनी की बातें सुनकर पास खड़ी राधिका भी बोली, नहीं चाची, क्योंकि अगर ऋषभ की जगह करण होता तो वो सबके लिए फैसले का सम्मान करता, ना कि इस तरह हमारे परिवार की इज्जत को सबके सामने उछालता। ये सुनकर ममता बोली, मुझे लगता है कि हमें ये टॉपिक यही खत्म कर देना चाहिए और चलकर खाना खाना चाहिए, चलिए। इधर मीरा गाड़ी ड्राइव कर रही थी और बार बार मधु की ओर देख रही थी, जिसने विंडो पर अपनी कोहनी रखी हुई थी और कोहनी पर अपना सिर रखकर बाहर देख रही थी। मीरा उसे देखकर मन ही मन बोली, पता नहीं आज इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जो मधु के चेहरे की मुस्कान छिन गई है। आरती आंटी इसे इतना कुछ कहती है, पर ये उनकी किसी भी बात को दिल से लगाकर इतनी परेशान कभी नहीं होती, पर आज इसकी हालत देखकर लग रहा है जैसे करण ने आज शायद कुछ ऐसा कह दिया है जिसने इसे तोड़ दिया है। मुझे इससे बात करनी होगी। वो मधु से कुछ कहने ही जा रही थी कि फिर कुछ सोचकर रुक गई और मन ही मन बोली, अभी नहीं मीरा, अभी ये कुछ ज्यादा ही अपसेट है। अगर अभी तूने इसके सामने करण का नाम लिया तो इसका गुस्सा तुझ पर फूटेगा, इसलिए आज की रात गुजर जाने दे। कल सुबह तक ये थोड़ी तो नॉर्मल हो ही जाएगी, फिर तू इससे बात करना। यही सोचकर मीरा सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगी, पर मधु के दिमाग में अभी भी करण के कहे शब्द गूंज रहे थे। इधर पार्टी में सब लोग करण को ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ पता नहीं था। बलदेव गुस्से में मेहमानों के बीच खड़ी शालिनी के पास आए और उसकी बांह पकड़कर बोले, एक्सक्यूज मी। वो शालिनी को एक तरफ लेकर आए और धीरे से बोले, शालू, तुम्हें नहीं लगता कि करण को अब कुछ तो बदलना चाहिए? आज का फंक्शन उसकी मंगनी का है, पर वो बिना किसी को बताए पार्टी छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? जिम्मेदारी का एहसास है उसे, तभी तो आपकी और माँ की खुशी के लिए वो अपनी जिंदगी देने जा रहा है, शालिनी ने गुस्से में जवाब दिया। बलदेव उसे हैरानी से देखने लगे तो शालिनी उनकी ओर देखकर बोली, फोन करती हूँ उसे, थोड़ी देर में आपके सामने होगा। इतना कहकर वो करण को कॉल करते हुए वहां से चली गई। बलदेव उसे घूरते हुए बोले, मेरी हर बात का उल्टा जवाब देना तुमने अपनी आदत बना ली है शालू। पता नहीं क्यों जब भी बात करण की होती है तुम्हें मैं हमेशा अपने बेटे का दुश्मन ही लगता हूँ। दूसरी ओर शालिनी बार बार करण का नंबर ट्राई कर रही थी, इसलिए मजबूरी में करण को कॉल रिसीव करनी पड़ी। प्लीज मम्मा, मुझे फिर से वहां आने के लिए मत कहिएगा और मधु के बारे में कोई बात मत कीजिएगा प्लीज। शालिनी मुस्कुरा दी, ठीक है, ना ही तुझे यहाँ आने के लिए कहूंगी और ना ही मधु के बारे में कोई बात करूंगी, पर मैं अपने बेटे से इतना तो कह ही सकती हूँ कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, क्योंकि मेरे बेटे के जो डैड है और उनके जो ये सारे मेहमान हैं वो मुझसे तेरे बारे में पूछ रहे हैं। उसके इतना कहते ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शालिनी ने फोन देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है करण, तू अपनी मम्मा के लिए वापस जरूर आएगा। इधर ऋषभ बार काउंटर पर खड़ा शराब पी रहा था। उसे सामने रिद्धिमा अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करती नजर आ रही थी। ऋषभ ने शराब का एक घूंट पिया और बोला, तुम मेरी शतरंज का वो मोहरा हो रिद्धिमा, जिसे मैं वक्त आने पर इस्तेमाल जरूर करूंगा और ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि करण के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस बार तुम ऐसे टूटकर बिखरोगे करण कि फिर कभी जुड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं। इतना कहकर वो शराब पीते हुए रिद्धिमा की ओर बढ़ने लगा। उसने रिद्धिमा की कलाई पकड़ी और बोला, मुझे तुमसे बात करनी है रिद्धिमा। रिद्धिमा ने गुस्से में अपनी कलाई छुड़ाई और बोली, पर मुझे तुम जैसे शराबी और घटिया आदमी से कोई बात नहीं करनी है, लीव माई हैंड। पर ऋषभ ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी और बोला, रिद्धिमा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। रिद्धिमा ने फिर से अपनी कलाई छुड़ाई और बोली, ऋषभ, अपने दायरे में रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम करण से नफरत करते हो क्योंकि आज वो खुराना कंस्ट्रक्शन का मालिक है और इसलिए तुम उससे उसकी खुशियाँ छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, पर मुझे अपने इस घटिया खेल का हिस्सा बनाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे बहकावे में कभी नहीं आऊंगी, समझे तुम। इतना कहकर वो ऋषभ के नजदीक से निकल गई। ऋषभ ने गुस्से में पलटकर देखा तो उसे करण उसे ही घूरता नजर आया। वो अपने हाथ की घड़ी बांधे खड़ा था। ऋषभ के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई
और वो शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ उसके पास आकर बोला, मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तेरी मंगेतर से सिर्फ बात कर रहा था, उसे अपने बेडरूम में नहीं ले जा रहा था। ये सुनकर करण ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का दे मारा। ऋषभ पीछे रखी कुर्सी से टकराकर जमीन पर जा गिरा। उसने अपने होंठ को छू कर देखा तो उसमें से खून बह रहा था। तभी करण गुस्से में उसके पास आया और उस कुर्सी पर अपना एक पैर रखकर ऋषभ से बोला, आई होप कि अब तेरी शराब उतर गई होगी और तुझे होश आ गया होगा। ऋषभ ने उसे गुस्से में घूरा। करण वहां से जाने लगा, पर तभी ऋषभ उठा और उसने पीछे से करण को लात मार दी। करण गिरता उसके पहले ही उसने खुद को संभाल लिया और पलटकर ऋषभ की ओर देखकर बोला, यही उम्मीद थी मुझे तुझसे, तू सिर्फ पीठ पर ही वार कर सकता है। ये सुनकर ऋषभ गुस्से में उसे मारने के लिए लपका, पर करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक और मुक्का जड़ दिया। दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उन्हें लड़ता देख सब पार्टी छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़े। रोहित और अतुल ने आकर करण को पकड़ा तो करण के डैड और बड़े पापा ने ऋषभ को। वनराज ऋषभ को पकड़ते ही बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? ना जगह देखते हो ना माहौल देखते हो, जब मौका मिलता है एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हो। अब आज ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे हो? दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बलदेव भी गुस्से में करण से बोले, करण तुम्हारे बड़े पापा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो। करण ऋषभ को घूरते हुए बोला, डैड अगर मैंने बड़े पापा को इस झगड़े की वजह बता दी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं कुछ न कहूं। इतना कहकर वो ऋषभ को घूरते हुए वहां से चला गया। उसे जाते देख शालिनी भी उसके पीछे दौड़ी। वनराज ने गुस्से में ऋषभ की ओर देखा तो वो अकड़कर बोला, डैड करण ने मुझ पर पहले हाथ उठाया था। तभी बलदेव ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा और बोले, ऋषभ सब लोग देख रहे हैं, हम इस बारे में घर चलकर बात करते हैं। ऋषभ बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।